हर्षवर्धन के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन की प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। आज हम हर्षवर्धन की विजय के बारे में अध्ययन करेंगे। हर्षवर्धन की विजय, हर्षवर्धन की विजय। तो इस हर्षवर्धन ने किस किस क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी? कन्नौज और थानेश्वर, कन्नौज और थानेश्वर के एकीकरण के फलस्वरूप, कन्नौज और थानेश्वर के एकीकरण के फलस्वरूप हर्षवर्धन की शक्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस सफलता के बाद हर्ष ने अपने साम्राज्य विस्तार करने का निश्चय किया। यानी कि कोई भी राजा जब गद्दी पर बैठता तो सबसे पहले अपना साम्राज्य विस्तार की सोचता है, शांति व्यवस्था बनाए रखने की सोचता है, अपना साम्राज्य को विस्तार करना था। इसी प्रकार हर्षवर्धन ने भी कन्नौज और थानेश्वर पर विजय प्राप्त करने के बाद भी उन्होंने साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया। हर्षवर्धन ने एक ऐसा महान साम्राज्य था जो तत्कालीन परिस्थितियों में उत्तर भारत की राजनीतिक एकता को स्थापित कर सकता था। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर्षवर्धन ने एक शक्तिशाली सेना को संगठित किया। हैन सांग के अनुसार उसकी सेना में 5000 हाथी, 5000 हाथी, 20,000 हाथी, 5,000 हाथी, 20,000 रथ, 50,000 पैदल, 65 सैनिक थे। इस सेना के सहयोग से हर्षवर्धन ने निम्नलिखित युद्ध लड़े। और वे युद्ध कौन कौन से थे? पहला है शशांक से युद्ध। शशांक से युद्ध। हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के बाद शशांक से युद्ध लड़ने का निश्चय किया, क्योंकि हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन और उसके बहनोई गृहवर्मन की हत्या का बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में आसाम के शासक भास्कर वर्मन, आसाम के शासक भास्कर वर्मन से युद्ध करना पड़ा। भास्कर वर्मन ने उसे संधि कर दी। हर्षवर्धन ने आसाम के शासक भास्कर वर्मन से संधि कर दी और संधि करके दोनों की सेनाओं को एकत्रित करके और उन्होंने शशांक से युद्ध किया। इस युद्ध में शशांक पराजित हुआ और पराजित होने के बाद में वो भाग निकला और बाद में शशांक की मृत्यु हो गई थी। यानी कि 620 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई थी। 620 ईस्वी में, क्योंकि उस युद्ध में शशांक से जब युद्ध हुआ था तो वो भागकर वो अपना देश छोड़कर निकल गया और 620 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। और
हर्षवर्धन तथा भास्कर वर्मन ने, हर्षवर्धन और भास्कर वर्मन ने दोनों ने शशांक का जो साम्राज्य था उसका आधा आधा बांट दिया था, यानी कि उनको अपने अपने से कर लिए दोनों ने। इसके बाद है वल्लभीपन विजय। दूसरा है वल्लभीपन विजय। हर्ष के शासनकाल में वल्लभी पश्चिम दिशा में एक शक्तिशाली राज्य था और यहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय, यहाँ का शासक ध्रुवसेन द्वितीय था। हर्ष ने ध्रुवसेन पर आक्रमण किया और युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, किंतु बाद में हर्ष ने ध्रुवसेन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए और अपनी पुत्री का विवाह हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह किसे कर दिया था? ध्रुवसेन से कर दिया था और आपस में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया। इतिहासकारों के अनुसार हर्ष ने लगभग 633 ईस्वी पर वल्लभीपन विजय प्राप्त की। 633 ईस्वी में वल्लभीपन विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में आता है पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध। पुलकेशिन द्वितीय चीनी यात्री इंसान ने लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय के विरुद्ध हर्षवर्धन का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद हर्षवर्धन का ध्यान दक्षिण राज्य की ओर आकर्षित हुआ। दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। बाण ने अपनी पुस्तक हर चरित्र में लिखा है। बाण ने अपनी पुस्तक हर चरित्र में लिखा है यह युद्ध पुलकेशिन राजा यह युद्ध चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय के साथ हुआ और यह युद्ध में हर्ष की पराजय हुई और पराजय होने के बाद में हर्षवर्धन को बड़ा आघात लगा। लेकिन हर चरित्र में उसके परिणामों को लेकर कोई चर्चा नहीं की। इस युद्ध में हर्ष को सफलता प्राप्त नहीं हुई। उसकी सेना को पुलकेशिन द्वितीय ने बुरी तरह पराजित कर दिया। विवश होकर हर्षवर्धन निराश होकर वापस लौट गया। पुलकेशिन द्वितीय ने इस विजय के बाद में परमेश्वर की उपाधि धारण की थी।
किसकी उपाधि धारण की थी? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। संभवतः यह युद्ध 635 ईस्वी में हुआ था। 635 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हर्ष को बड़ा आघात हुआ। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं जब तक इसको पुराने पतंगे की भांति जलकर नष्ट हो जाऊंगा, लेकिन बाद में पुलकेशिन की मृत्यु के बाद में हर्ष ने इस क्षेत्र को दोबारा से विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद में सिंध, कश्मीर और नेपाल की विजय। सिंध, कश्मीर व नेपाल की विजय। विभिन्न साक्ष्यों से हमें ज्ञात होता है कि हर्ष ने नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी। बाण द्वारा लिखित हर्षचरित में उल्लेख किया गया है कि हर्ष ने सिंध के राजा से युद्ध करके उसे अपने अधीन कर लिया था और बड़ी मात्रा में सोना, चांदी व अन्य बहुमूल्य धातु प्राप्त की। इसी प्रकार हर्ष की कश्मीर विजय के संबंध में ऐतिहासिक साक्ष्य भी उपलब्ध है। हमें पता चलता है कि हर्ष ने सिंध, कश्मीर और नेपाल पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद में हर्ष का साम्राज्य। यानी हर्ष का साम्राज्य कहाँ था तक पहला हुआ था। हर्ष के साम्राज्य विस्तार के संबंध में इतिहासकारों में वक्तव्य का अभाव है, किंतु निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि हर्ष का साम्राज्य पूर्व में कामरूप पूर्व में कामरूप, पश्चिम में कश्मीर तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। विंध्याचल पर्वत तक फैला हुआ था। के पढ़ने के शब्दों में के एम पढ़नेकर के शब्दों में ऐसा प्रतीत होता है कि संपूर्ण उत्तरी भारत पर हर्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण था। संपूर्ण उत्तरी भारत पर हर्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। संपूर्ण उत्तरी भारत में हर्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था।
धार्मिक क्षेत्र में हर्षवर्धन के कार्य। इसके बाद मतलब धार्मिक क्षेत्र में हर्षवर्धन का कार्य। हर्षवर्धन साम्राज्य विस्तार था, अभी अपना दर किया, यानी पूर्व में कामरूप, पश्चिम में कश्मीर तक, उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विद्या प्रवर्तक के पंडिकर कहते हैं संपूर्ण उत्तरी भारत पर हर्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित था। अब आता हर्ष का धार्मिक क्षेत्र पर। धार्मिक क्षेत्र में हर्षवर्धन के कार्य। धार्मिक क्षेत्र पर हर्षवर्धन के कार्य। इनकी धार्मिक क्षेत्र में हर्षवर्धन ने क्या क्या कार्य किए? डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी, डॉक्टर आर एस त्रिपाठी ने लिखा है हर्षवर्धन एक शासक और विजेता के रूप में जितना महान था उतना ही महान वह शांति के क्षेत्र में भी था। हर्षवर्धन एक शासक के रूप में विजेता था, जितना उतना ही महान वह शांति के क्षेत्र में था। उसके क्षेत्र में उसका कार्य युद्ध में मिली सफलताओं से कम महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि केवल पंडितर ने कहा है जितना वह युद्ध के क्षेत्र में महान था उतने शांति के क्षेत्र में महान है। अपने उदार धार्मिक विचारों और सांस्कृतिक गतिविधियों की दृष्टि से हर्षवर्धन भारत के इतिहास में श्रेष्ठ स्थान रखता है। वे प्रारंभ में शिव और सूर्य को उपासक थे। वह प्रारंभ में शिव व सूर्य का उपासक था, यानी इनको मानने वाला था। शिव को और सूर्य की उपासना करता था। कौन? हर्षवर्धन और हर्षवर्धन के परिवार में प्रारंभ। लेकिन उसके बड़े भाई राज्यवर्धन ने बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और बौद्ध धर्म में भी हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म में भी हीनयान शाखा को ग्रहण किया। किंतु हेनसांग के प्रभाव के कारण महायान धर्म ग्रहण कर लिया। इसी प्रकार इनका प्रभाव यानी कि बाद में हर्षवर्धन पर भी पड़ा और उन्होंने भी हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर और बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेश में यात्राएं की और धर्म प्रचार कार्य हेतु साम्राज्य के सभी स्रोत उपलब्ध कराए। सम्राट अशोक तथा कनिष्क की भांति हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के लिए प्रचार निम्न साधन अपनाए। यानी कि इसके पिता प्रभाकर वर्धन भी शिव का ही उपासक था, सूर्य का उपासक था। सूर्य को लेकिन यानी कि उनके पिता ने सूर्य को उपासक होने के बावजूद भी उसके भाई राज्यवर्धन ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और हीनयान शाखा से संबंधित हर्षवर्धन ने भी क्या ग्रहण कर लिया? बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। लेकिन हेनसांग के प्रभाव के कारण महायान धर्म को उन्होंने स्वीकार कर लिया गया था। अब आता है यानी कि उन्होंने कनिष्क और अशोक के भांति जो कार्य किए थे वो निम्नलिखित कार्य थे। यानी कौन कौन से उन्होंने कार्य किए? नंबर 1, पशुओं के वध निषेध घोषित कर दिया।
घोषित कर दिया। पशुओं का वध निषेध घोषित कर दिया। मांस भक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। मांस भक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पशुओं पर वध, पशु को मारना, उन्हें हत्या करना बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया। यदि कोई ऐसा करता था तो उसको प्राण दंड भी दिया जाता। मांस भक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो वृक्षों के लिए, बोध वृक्षों के लिए, बोध वृक्षों के लिए चिकित्सा धर्मशाला चिकित्सा धर्मशाला बोध विहार बोध विहार और स्तूप आदि का निर्माण करवाया। स्तूप आदि का निर्माण करवाया। प्रतिवर्ष बौद्ध वृक्षों का एक सम्मेलन बुलाया जाता था। प्रतिवर्ष बौद्ध वृक्षों का एक सम्मेलन बुलाया जाता था। जिसमें योग्य बुद्धिमान विद्वान वृक्षों को प्रसिद्ध किया जाता है। जिसमें योग्य विद्वान योग्य विद्वान बौद्ध वृक्षों को मतलब क्या क्या पुरस्कृत किया जाता था। योग्य विद्वान वृक्षों को पुरस्कृत किया जाता था। उनको पुरस्कार दिया जाता था। योग्य विद्वान और विद्वान बौद्ध वृक्षों को पुरस्कृत किया जाता था। मांस भक्षण पर लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि करते हुए हिंसाक ने लिखा है कि हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य में पशुओं का वध और मांस भक्षण जैसे घृणित कार्यों पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया और इसका उल्लंघन करने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। इस प्रकार उन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। यानी कि अब अगली वीडियो के अंतर्गत हम यानी कि उसके हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन और हर्षवर्धन की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अगली वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे।